कश्मीर इस जमीन पर जन्नत की तस्वीर, लेकिन रहने वालों के लिए मौत की जंजीर। भारतीय फौज के जुल्म, जलते घर, पल पल मौत का खौफ। लेकिन कुछ हैं जो इस जुल्म के खिलाफ हैं बरसरे पैकार, दुश्मन की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ मसरूफ़ जिहाद। ये हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सरफरोशों की दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है एक बार फिर मिशन कश्मीर। रात गहरी हो गई थी। पहाड़ी ढलानों पर चीड़ और चनार के दरख्त अंधेरी रात के सन्नाटे में खामोश खड़े थे। इन चनारों के आगे एक बहुत बड़ी चट्टान का कंगोरा बाहर को निकला हुआ था। उसने ऊपर एक छत सी डाल दी थी। उसके नीचे जंगली झाड़ियों की भरमार थी। इन झाड़ियों में कहीं कहीं किसी वक्त ऐसी आवाज आ जाती जैसे कोई सर्दी में ठिठुरती हुई बिल्ली कराह रही हो। आसमान पर सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। ऐसे में दो इंसानी साए चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे। जो ही वो झाड़ियों के करीब से गुजरे, पीछे से अचानक दो इंसानी साए जंगली दरिंदों की तरह निकले और पहले वाले इंसानी सायों के गर्दनों पर पिस्तौल रख दिए। कौन हो तुम? असद बट और गुलमीर ने खास कमांडो खुफिया कोड वर्ड बताया। हमलावर साए पीछे हटे और झाड़ियों में गायब हो गए। गुलमीर ने असद बट से कहा, सुभान बट यहीं होगा, मेरे साथ आओ। वो चट्टान की छत के नीचे आकर रुक गए। गुलमीर ने एक जगह से झाड़ियां हटाई तो नीचे एक तंग जीना जमीन में उतर गया था। गुलमीर जीना उतर गया। असद बट भी उसके पीछे पीछे था। आगे लकड़ी का दरवाजा बंद था। गुलमीर ने दरवाजे पर खास दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है बाबा? मुझ गरीब फकीर को खुदा की इबादत क्यों नहीं करने देते? गुलमीर ने हातिम की आवाज पहचान ली और कहा, हातिम मैं हूँ गुलमीर, मेरे साथ असद बट भी है। दरवाजा खुल गया। ये कश्मीरी हुर्रियत परस्तों का एक खुफिया ठिकाना था। लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी में असद बट ने देखा कि 5-6 हुर्रियत परस्त कश्मीरी कंबल ओढ़े सो रहे हैं। दीवारों के साथ राइफलें लगी हैं। एक मार्टर तोप भी पड़ी थी जो इन कश्मीरी मुजाहिदों ने भारतीय फौज की किसी बटालियन से छीनी थी। हातिम ने गुलमीर और असद बट को पहचान लिया। वो बोला, इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? गुलमीर ने वहीं खड़े खड़े हातिम को सारा किस्सा बयान कर दिया। फिर पूछा, सुभान बट कहाँ है? हम उससे मिलने आए हैं, उससे मिलना बहुत जरूरी है। सुभान बट उस कश्मीरी कमांडो पार्टी का सरदार था। हातिम ने उन्हें चाय समावार में से निकाल कर पेश की। वो दोनों वहां बैठ गए। हातिम ने कहा, सुभान एक जरूरी मिशन पर गया हुआ है, शायद सुबह तक आ जाए। तुम आराम करो, बहुत दूर से चलकर आ रहे हो। असद बट बोला, हम काफिरों के साथ जिहाद कर रहे हैं, हम नहीं थक सकते। बहरहाल अपने आप को फिर से ताजा दम करने के लिए बाकी रात आराम कर लेंगे। गुलमीर और असद बट वहीं कंबल ओढ़कर लेट गए। थोड़ी देर के बाद वो गहरी नींद सो रहे थे। रात गुजरती चली गई। कश्मीरी गाजी हातिम जाग कर पहरा दे रहा था। बाहर झाड़ियों में दूसरे कश्मीरी मुजाहिद भी अपने पहरे पर मौजूद रहे। सुबह अजान के वक्त सुभान बट आ गया। उसके हमरा 4 हुर्रियत परस्त कश्मीरी भी थे। वो गुलमीर और असद बट से गले मिला। कहने लगा, हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, मगर हमने 4 भारतीय गन पोस्टों को उड़ा दिया है। ये फौजी चौकियां हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। पहाड़ी की चोटियों पर इन चौकियों को दोबारा बनाने में भारतीयों को 15 दिन लग जाएंगे। तब तक हम दूसरे सप्लाई रूट का बंदोबस्त कर लेंगे। तुम सुनाओ, तुम्हारे श्रीनगर वाले महाज का क्या हाल है? गुलमीर ने कहा, हम अपने महाज पर डटे हुए हैं। भारतीय फौजी कर्फ्यू में घरों की तलाशियां लेते हैं, आग लगा देते हैं, बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ कर ले जाते हैं, वहीं गोलियों से भून डालते हैं। वो बच्चों को भी नहीं बख्शते, मगर हम भी मौका मिलने पर उनसे पूरा बदला लेंगे और लेते रहते हैं। फिर उसने अपने घर पर 4 भारतीय फौजियों के छापे और उन्हें हलाक करने का वाकया सुनाया। तमाम हुर्रियत परस्तों ने उस पर खुशी का इजहार किया। नमाज का वक्त हो गया था। सोए हुए कश्मीरी मुजाहिद भी जाग पड़े। उन्होंने खुफिया तहखाने से बाहर आकर बाजमात नमाज अदा की। नमाज के बाद अल्लाह ताला के हुजूर आजादी कश्मीर की दुआ मांगी। वहीं नाश्ता तैयार होने लगा। गुलमीर ने सुभान बट को साथ लिया और तहखाने में आकर बैठ गया। असद बट भी उसके साथ था। सुभान बट डायनामाइट लगाने में बड़ा माहिर था। वैसे तो असद बट और गुलमीर को भी डायनामाइट लगाने की खासी ट्रेनिंग मिली थी, मगर सुभान बट ने इस काम में बड़ी महारत हासिल की थी। गुलमीर ने सुभान बट से कहा, श्रीनगर में भारतीय फौज का दबाव ज्यादा है, इसलिए भी कि वो कश्मीर का सदर मकाम है और वहाँ अखबारी नुमाइंदे भी मौजूद रहते हैं। भारतीय हस्बे साबिक कर्फ्यू के दौरान मुसलमानों के घरों को आग लगाते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते और उन्हें शूट करते हैं। जम्मू से उन्हें बराबर असलहा पहुंचता रहता है। हमारे आदमियों ने हमें इत्तला दी है कि जम्मू से 7वीं डोगरा ब्रिगेड के 13 ट्रकों का एक कैनवॉय आज रात किसी वक्त श्रीनगर की तरफ चलने वाला है। वो बहरहाल कल दोपहर के बाद किसी वक्त काजी कुंड के चश्मों पर रुकेगा। सिर्फ वही एक मकाम है जहां हम इन 13 के 13 भारतीय एमुनिशन ट्रकों को साफ कर सकते हैं। सुभान बट बड़ी तवज्जो से गुलमीर की गुफ्तगू सुन रहा था। उसके आगे असद बट ने अपनी पूरी स्कीम सुभान बट को बयान कर दी तो वो मुस्कुराया। उसने असद बट के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छी स्कीम है। गुलमीर ने फिर सवाल किया, फिर क्या ख्याल है? सुभान बट बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा अपना एक मिशन मुकम्मल हो चुका है, मैं कल के मिशन के लिए तैयार हूँ। असद बट ने कहा, हमें छोटे पेंसिल साइज के टाइम बमों की जरूरत होगी। सुभान बट ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब इंतजाम हो जाएगा।
खुदा हमारे साथ है। भारतीय फौजियों से छीने हुए टाइम बम उन्हीं का सफाया करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हातिम बट चाय से भरी हुई चैनक और प्यालियां लेकर आ गया। गुलमीर ने जब सुभान बट से ये पूछा कि क्या काजी कुंड का चाय वाला कादरी हमारा आदमी है, तो सुभान बट ने कदरे जोशीले अंदाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम अपने दीन इस्लाम और आजादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं। वादी कश्मीर का हर बच्चा, जवान, बूढ़ा हमारे साथ है, हमारा अपना आदमी है। हम आजादी वतन और नामूस दीन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। कादरी भी मुहब्बे वतन कश्मीरी है, मुसलमान है, वो हमारा अपना आदमी क्यों नहीं है? गुलमीर को बहुत जल्द महसूस हो गया कि उसने एक ऐसी बात कह दी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो भी मजबूर था क्योंकि इस वादी कश्मीर में बाज गुमराह मुसलमान ऐसे भी थे जो भारतीय हुकूमत के लिए काम कर रहे थे। उसने सर को नफी में हिलाते हुए कहा, सुभाना, मेरा ये मतलब नहीं था। हमसे ज्यादा कौन जानता है कि कश्मीर का हर मुसलमान इस्लाम की खातिर भारतीय हुकूमत के जबरो इस्तबदाद की दीवार से टकराने और उसे पाश पाश करने पर तुला हुआ है। फिर भी हमें कादरी से पहले बात कर लेनी चाहिए। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं पहले कादरी से जाकर बात कर लूंगा, लेकिन इस मिशन के लिए हमें आज बाद दोपहर यहाँ से काजी कुंड के चश्मों की तरफ कूच करना होगा। सफर दुश्वार गुजार और तवील है। असद बट बोला, सवाल डायनामाइट के पेंसिल बमों का है। सुभान बट बोला, इसकी फिक्र तुम न करो, मैं भी जाता हूँ। दोपहर से पहले सारा जरूरी एमुनिशन लेकर वापस आ जाऊंगा। और चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद सुभान बट चला गया। दोपहर को सब कश्मीरी मुजाहिदों ने तय खाने में मिलकर खाना खाया। खाना क्या था? वही जवार की मोटी रोटी गुड़ के साथ खाई और अपने अपने तयशुदा मिशन पर रवाना हो गए। चट्टान वाली खुफिया कमीन गाह में सिर्फ हातिम बट, असद बट और गुलमीर ही रह गए थे। दो मुजाहिद कमीन गाह के बाहर झाड़ियों में निगरानी कर रहे थे। दोपहर के बाद सुभान बट आ गया। वो अपने साथ 3 खच्चर लाया था, एक थैला भी था। खच्चर उसने कमीन गाह के बाहर बांधे और थैला कांधे पर डाले तहखाने में आ गया। थैले में 2 दर्जन पेंसिल बम, 3 ऑटोमेटिक राइफलें और बेशुमार राउंड थे। ये सारा असलहा नंबर 10 कमाऊ रेजिमेंट के डिपो से लूटा हुआ था। असद बट और गुलमीर पेंसिल बमों को गौर से देखने लगे। ये बम बिल्कुल एक बॉल पॉइंट की तरह थे। उनकी टोपी के पहलू में एक नन्ना सा सुर्ख नुक्ता या बटन लगा हुआ था। सुभान बट कहने लगा, हर पेंसिल बम का टाइम 25 मिनट तय है। इसका ये सुर्ख बटन दबाने से इसके अंदर लगा हुआ नन्ना सा क्लॉक चल पड़ेगा और 25 मिनट बाद फट जाएगा। असद बट ने सवाल किया कि क्या इस धमाके से एक फौजी ट्रक उड़ सकता है? इस पर सुभान बट मुस्कुराया, ये तुम क्या कह रहे हो? शायद तुमने इस बम की तबाहकारी देखी नहीं है तो ये बहुत छोटा सा मगर बहुत ताकतवर है। इसके फटने से पूरी इमारत तबाह हो सकती है। ये पेंसिल बम भारत के शहर मद्रास की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार होते हैं और भारतीय तखरीबकारों को दिए जाते हैं जो पाकिस्तान और श्रीलंका में जाकर तखरीबकारी कर रहे हैं। गुलमीर बोला, ये 2 दर्जन है। सुभान बट ने कहा, हाँ, फौजी ट्रक 13 हैं। एक ट्रक के लिए एक बम काफी होगा। मैं एहतियात के तौर पर 2 दर्जन ले आया हूँ। अब हम यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। 15 मिनट के बाद ये तीनों कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो यानी असद बट, सुभान बट और गुलमीर खच्चरों पर सवार पहाड़ी जंगल में से गुजर रहे थे। उनकी मंजिल ऊपर बानेहाल से श्रीनगर आती पहाड़ी सड़क पर काजी कुंड के चश्मे थे। ये खुफिया जंगली रास्ते उनके देखे भाले थे। ये बड़े खतरनाक पहाड़ी रास्ते थे। ढलान इतनी नहीं थी कि इन खच्चरों को बड़ी एहतियात और महारत के साथ पहाड़ी पगडंडियों पर से गुजारना पड़ता। सफर लंबा था। उनका मिशन अगले रोज दोपहर से पहले शुरू होने वाला था। फिर भी वो रुके बगैर चले जा रहे थे। वो एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। कमांडोज को खास हिदायत होती है कि वो मिशन पर रवाना होने के बाद रास्ते में फासला रख कर चलें और अशद जरूरत के वक्त ही एक दूसरे से बात करें। और ये तीनों कश्मीरी मुजाहिद तरबियत याफ्ता कमांडो थे। वो कई दिनों तक जंगल में सिर्फ फाजिल जड़ी बूटियां और पत्ते खाकर जिंदा रह सकते थे, मगर अभी उनके पास जवार की रोटियां और गुड़ मौजूद था। चलते चलते जब शाम होने लगी तो वो एक पहाड़ी से उतरकर वादी में आ गए। यहाँ से आगे फिर एक पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। उन्हें इस तरह 2 पहाड़ों को उबूर करके अपनी मंजिल काजी कुंड पर पहुंचना था। रात उन्होंने दूसरे पहाड़ की चोटी पर एक जगह बसर की। रात के पहले पहर गुलमीर ने गार्ड की ड्यूटी दी। दूसरे पहर असद बट और पिछले पहर से सूरज निकलने तक सुभान बट ने पहरेदारी की। सुबह सुबह उन्होंने एक चश्मे पर वुजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी, गुड़ के साथ थोड़ी थोड़ी रोटी खाई और अपने मिशन पर रवाना हो गए। अब उनके रास्ते में सिर्फ एक पहाड़ था जिसके पहलू से श्रीनगर से बानेहाल बटोत जाने वाली और उधर से श्रीनगर आने वाली पहाड़ी सड़क सांप की तरह बल खाती गुजरती थी। खच्चर लगी बंदी रफ्तार के साथ पथरीले रास्तों पर से गुजर रहे थे। सुभान बट मुख्तसर तरीन पहाड़ी रास्ते से उन्हें ले जा रहा था। अभी दिन के 12 नहीं बजे थे कि उन्हें अपनी बाएं जानिब काजी कुंड के चश्मों वाला लारी अड्डा और वहाँ की दुकानों की छतें नजर आने लगी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। सुभान बट ने कहा, हम अकब की तरफ से सड़क पर निकलेंगे, लेकिन तुम्हें नीचे ही ठहरना होगा। कादरी से मैं खुद जाकर बात करूंगा
और ऐसा ही हुआ। जब तीनों कश्मीरी कमांडो काजी कुंड की सड़क के नीचे ढलान पर पहुंच गए तो उन्होंने अखरोट के एक घने दरख्त के नीचे अपने खच्चर बांधे। सुभान बट ने कहा, मैं ऊपर कादरी के पास जाता हूँ, तुम दोनों मेरे पास आने तक यहीं बैठे रहो, असलहे वाले थैले का ख्याल रखना। ये कहकर सुभान बट चढ़ाई चढ़कर काजी कुंड की सड़क पर निकल आया। सामने लारी अड्डा था जहां बटोत से आने वाली एक लारी खड़ी थी। पीछे एक फौजी जीप भी खड़ी थी जिसमें एक डोगरा फौजी बैठा चाय पी रहा था। पहाड़ की दीवार में से कुदरती चश्मों का पानी 3 शगाफों में से उबल उबल कर नीचे एक हौज में गिर रहा था। 2 लड़के उस हौज में से बाल्टियां भर भर कर लारी को धो रहे थे। सुभान बट ने कंबल की बुक्कल मारी हुई थी। सर पर गर्म ऊनी टोपी थी जो कानों से भी नीचे तक आई हुई थी। कादरी अपनी चाय की दुकान पर बैठा चाय बना रहा था। उसके नौकर ग्राहकों को चाय और बिस्किट पेस्ट्री दे रहे थे। छोटी सी दुकान थी जहां पुरानी बोसीदा मेजों के गिर्द कुछ ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। धूप खूब निकली हुई थी। कादरी ने दूर से सुभान बट को देख लिया था। वो समझ गया था कि सुभान बट जरूर किसी मिशन पर वहां आया है। कादरी एक सीधा साधा सच्चा कश्मीरी मुहिब्बे वतन मुसलमान था। उसे भी दूसरे कश्मीरी मुसलमानों की तरह इस हकीकत का शिद्दत से एहसास था कि भारतीय हुकूमत ने वादी के मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर रखा है और वो फौजी कुव्वत के बलबूते पर कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। कादरी भी कश्मीर को भारतीय फौजी कब्जे से निजात दिलाने की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने को हर लम्हे तैयार था। इसका एहसास सुभान बट को भी था, इसलिए वो पूरे एतमाद के साथ कादरी के पास आया था। कादरी सुभान बट की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुभान बट ने जानबूझकर कादरी से ज्यादा बात न की। सिर्फ रस्मी सा सलाम करके वो मेज के पास ही बोसीदा कुर्सी पर बैठ गया और अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म करते हुए बोला, चाय पिला दो कादरी भाई। कादरी ने भी कोई जवाब न दिया। एक लड़का सुभान बट के आगे चाय का कप रख कर चला गया। सुभान बट खामोशी से चाय पीने लगा, साथ साथ वो माहौल का जायजा भी लेने लगा था। चश्मों के हौज की एक तरफ जो फौजी जीप खड़ी थी उसके फौजी ड्राइवर ने चाय पीकर कप लड़के को दिया और जीप स्टार्ट करके बानेहाल की तरफ ऊपर की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद कुछ ग्राहक भी उठकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चल दिए। अब चाय की दुकान में सिर्फ 2-3 कश्मीरी ग्राहक ही बैठे हुए थे जो किसान या मजदूर किस्म के लोग थे। फिर भी सुभान बट बेहद एहतियात से काम ले रहा था और उसने अभी तक कादरी से कोई बात नहीं की थी। चाय के 2-4 घूंट लेने के बाद वो ये कहकर उठा कि कादरी भाई चाय में मीठा कम क्यों डाला है, और कादरी के करीब जो चीनी का डिब्बा पड़ा था उसमें से चीनी निकालकर कप में डालकर हिलाने लगा। साथ ही सरगोशी की, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, नीचे अखरोट के दरख्त की छांव में आ जाओ, बड़ा अहम काम है। फिर ऊंची आवाज में बोला, कादरी तुम्हारी चाय बड़ी दूर से खींच लाती है। सुभान बट वापस बोसीदा कुर्सी पर आकर बैठ गया। चाय का कप खाली था। उठकर कादरी को पैसे दिए और कंबल की बुक्कल मारते हुए दुकान से बाहर निकल गया। वहीं से ढलान उतरने की बजाय सुभान बट काफी आगे सड़क पर चलता गया। फिर एक जगह से नीचे ढलान उतरने लगा जहाँ छोटी छोटी बेशुमार जंगली झाड़ियां थी। उनके अंदर कोई आदमी चल रहा हो तो ऊपर सड़क पर से दिखाई नहीं देता। अखरोट के दरख्त तले असद बट और गुलमीर यूं बैठे हुए थे जैसे सफर करते करते थक गए हों और सस्ता रहे हों। सुभान बट ने जाते ही कहा, कादरी आ रहा है, मैंने उसे नीचे बुलाया है। असद बट और गुलमीर ने कोई बात न की। अखरोट की शाखों में से सर्द हवा के झोंके पत्तों को गिराते गुजर गए। इतने में कादरी भी आ गया। उसने असद बट और गुलमीर के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और बोला, मुझे शक था कि तुम भी सुभाने के साथ ही होगे, लगता है कोई बड़ा जबरदस्त काम करने वाले हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सुभान बट ने कहा, कादरी हमें तुम्हारी दुआओं के साथ तुम्हारे ताउन की भी जरूरत है। कादरी ने सीने पर हाथ रखा और जज्बाती लहजे में बोला, इस्लाम के लिए, कश्मीर के लिए मेरी जान भी हाजिर है। सुभान बट ने झाड़ियों के नीचे कादरी को अपने पास बिठा लिया। असद बट और गुलमीर भी साथ थे। गुलमीर ने कादरी को अपने मिशन की तमाम तफसीलात बता दी। कादरी बड़े गौर से सुनता रहा। सुभान बट ने कलाई पर लगी घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा, हमारे अंदाजे के मुताबिक भारतीय फौजी ट्रकों का कैनवॉय 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी दुकान के 2 आदमियों को किसी काम से शहर भिजवा दो। उनकी जगह हम तीनों नौकरों का भेस बनाकर तुम्हारी दुकान पर आ जाएंगे और अड्डे पर खड़ी होने वाली लारियों और फौजी गाड़ियों को भी हम ही पानी डालेंगे। कादरी बोला, मैं अभी अपने 2 आदमियों को शहर भिजवाए देता हूँ, तुम 2 बजे के बाद मेरे यहाँ पहुँच जाना। मेरे ग्राहक बदलते रहते हैं, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता। सुभान बट ने कहा, मैं अपना हुलिया थोड़ा बदल लूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे 2 ग्राहकों ने दुकान पर देख लिया है। कादरी ने पूछा, ट्रकों में धमाके कहाँ जाकर होंगे? गुलमीर ने कहा, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक फौजी कैनवॉय अड्डे पर कितनी देर खड़ा रहता है? कादरी ने सोचकर जवाब दिया, कैनवॉय अक्सर गुजरते रहते हैं। ऐसा होता है कि गाड़ियां चश्मों के पास खड़ी कर दी जाती हैं। हमारे लड़के उनके रेडिएटरों और टायरों पर पानी डालते हैं, सामने वाले शीशों की सफाई करते हैं। इतनी देर में फौजी दुकान के बाहर या अंदर बैठकर या बाहर खड़े होकर चाय पीते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैनवॉय आधे घंटे तक रुका रहता है। असद बट और गुलमीर ने सुभान बट की तरफ देखा। सुभान बट अपनी खुशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। फिर बोला, ठीक है,
हम आखिरी वक्त बम लगाएंगे ताकि ट्रक काजी कुंड के चश्मों से काफी आगे जाकर फटे। कादरी ने किसी कदर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अगर आखिरी वक्त में तुम लोगों को मौका न मिल सका तो? असद बट मुस्कुराया, ये तुम हम पर छोड़ दो, हम मौका निकाल लेंगे। कादरी उठ खड़ा हुआ, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे 2 नौकरों को शहर भिजवाना है। कादरी के जाने के बाद सुभान बट ने थैले में से वो पुराने और मैले कुचैले कपड़े निकाले जो आमतौर पर कश्मीर के पहाड़ी चाय खानों में नौकर पहनते हैं। सुभान बट की बड़ी बड़ी मूछें थीं। उसने कैंची से उन्हें कतर कर छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद इन तीनों के हुलिये बदले हुए थे। वो तीनों नौकरों वाले पुराने बोसीदा लिबास में थे। उनके घुटनों से नीचे तक आते फिरन काफी पुराने लगते थे। इस किस्म के फिरन कश्मीर में आमतौर पर पहने जाते हैं। सुभान बट ने इस लिबास का इंतखाब इसलिए भी किया था कि इनकी लंबी लंबी जेबें थीं जिनमें हर कमांडो 2-2 पेंसिल बम छुपा सकता था। सरों पर उन्होंने मैली कुचैली कश्मीरी टोपियां जमा ली थी। ठीक वक्त पर वो अलग अलग होकर पहाड़ी चढ़ाई चढ़ने लगे। तीनों अलग अलग जगहों पर से सड़क पर निकले। कादरी के चाय खाने में सिर्फ एक बूढ़ा कश्मीरी गाहक बैठा चाय पी रहा था। लारी अड्डा भी खाली था। तीनों कमांडो बड़ी तेज तेज चलते कादरी की दुकान में घुस गए और अंदर आते ही उन्होंने नौकरों की तरह काम करना शुरू कर दिया। सुभान बट मेज साफ करने लगा, असद बट बाल्टी के पास बड़ी चैनके धोने लगा और गुलमीर अंगीठी में पंखे से हवा देने लगा। कादरी गद्दी पर बैठा दूध के पतीले में ख्वांचा चला रहा था। किसी को पता न चला कि कादरी की दुकान के नौकर बदल चुके हैं और अब जो 3 नौकर वहाँ बड़ी बेनियाजी से काम कर रहे हैं वो कश्मीर के तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं। खच्चरों को सुभान बट ने छोड़ दिया था कि वो जिधर चाहे निकल जाएं। हर कमांडो की जेब में 5-5 पेंसिल बम और एक पिस्तौल था। ये पिस्तौल ऐसे थे कि उनके आगे साइलेंसर लगे थे जिसकी वजह से गोली चलने से धमाके की आवाज न आती। इनमें से हर कमांडो अपने अपने काम में लगा हुआ था। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वक्त गुजरता चला जा रहा था। इतने में जम्मू की तरफ से एक लारी आकर अड्डे पर चश्मों के पास रुकी। ये बाहर का सीजन नहीं था, इसलिए जम्मू की तरफ से लारियां अक्सर खाली आती थी। ज्यादातर इनमें मकामी किसान और मजदूर ही सवार होते थे। कादरी ने सुभान बट और गुलमीर को आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों कमांडोज ने टीन की बाल्टियां उठाईं और लारी के पास आकर उनके टायरों पर पानी डालना शुरू कर दिया। असद बट भी बाल्टी लेकर आ गया। वो लारी के बोनट पर चढ़ गया और गीला कपड़ा निचोड़कर लारी की विंड स्क्रीन की सफाई करने लगा। लारी ड्राइवर सिख था। उसने हंसकर कहा, ओए ध्यान से, ओए वाइपर तो ऊपर उठा ले। असद बट वाइपर ऊपर उठाना भूल गया था। उसने जल्दी से वाइपर ऊपर उठाया और जल्दी जल्दी बड़ी मेहनत से शीशे को रगड़ने लगा। थोड़ी देर बाद लारी श्रीनगर की तरफ रवाना हो गई। तीनों कमांडोज कादरी के चाय खाने में आकर ग्राहकों को चाय देने लगे। एक ग्राहक ने कादरी से पूछा, काका ये नए नौकर रखे हैं? कादरी ने जवाब दिया, दोनों लड़के शहर गए हुए हैं, ये अपने गाँव के हैं। कहने लगे, हम दिहाड़ी लगा देंगे। 2 फौजी जीपें दुकान के सामने चश्मों के पास आकर रुक गईं। इनमें 6-7 इंडियन फौजी बैठे हुए थे। गुलमीर ने बाल्टी उठाई और जीपों की तरफ बढ़ा। असद बट भी उसके पीछे चला। सुभान बट दुकान में ही रहा। ये डोगरा फौजी थे। गुलमीर ने बाल्टी में पानी डाला और जीप के टायरों को कपड़े से साफ करना शुरू कर दिया। दूसरी जीप की असद बट ने सफाई शुरू कर दी। फौजी ड्राइवर ने रेडिएटर का कप खोल दिया और बोला, ओ जांगली उधर पानी डालो, देखते नहीं रेडिएटर उबल रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये कहता असद बट रेडिएटर में पानी डालने लगा। ये डोगरा फौजी 7वीं डोगरा रेजिमेंट के थे और जो 13 ट्रक पीछे आ रहे थे ये उनके पायलट थे। इस बात को गुलमीर ने भी समझ दिया था। इसकी वजह ये थी कि गुलमीर ने डोगरा फौजियों के कांधों की पट्टियों पर अंग्रेजी में 7 डोगरा रेजिमेंट लिखा हुआ पढ़ लिया था। वो बाल्टी में पानी लेने चश्मे के हौज पर आया तो गुलमीर भी वहाँ पानी भर रहा था। असद बट ने सरगोशी में कहा, ये कैनवॉय की जीपें हैं। गुलमीर ने सुन लिया और कोई जवाब न दिया। पानी की बाल्टी लेकर जीप के पास आकर और उसका बोनट गीले कपड़े से चमकाने लगा। डोगरा फौजी चाय पीते हुए एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वो आगे रवाना हुए। अब तीनों कमांडोज अलर्ट हो गए थे क्योंकि 7वीं डोगरा रेजिमेंट के 13 फौजी ट्रक किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी नजरें जम्मू वाली सड़क की तरफ उठ जाती थी। आगे सड़क की चढ़ाई शुरू हो रही थी और एक पहाड़ी मोड़ था। इसी मोड़ पर फौजी ट्रकों को नमूदार होना था। दोपहर के 4 बज चुके थे। कैनवॉय अभी तक नहीं पहुंचा था। सुभान बट कोने में जमीन पर बैठकर चाय पीने लगा। गुलमीर मेज पर से प्यालियां उठा रहा था। असद बट दुकान के आगे झाड़ू दे रहा था कि दूर ऊपर पहाड़ी के मोड़ पर उसे एक फौजी ट्रक नजर पड़ा। उसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा ट्रक भी दिखाई दिया। वो झाड़ू देते हुए सुभान बट के करीब आया और आंखों से ऊपर सड़क की तरफ इशारा किया। सुभान बट समझ गया। उसने उठकर हमाम की टूटी खोलकर प्याली धोते हुए पीछे पहाड़ी की तरफ देखा। सड़क पर फौजी ट्रकों की एक कतार आहिस्ता आहिस्ता चलती काजी कुंड की तरफ आ रही थी। अब गुलमीर ने भी ट्रक देख लिए। डोगरा रेजिमेंट के एमुनिशन और मार्टर तोपों से लदे 13 फौजी ट्रकों का कैनवॉय पहुंच गया था और जिस घड़ी का इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई थी। कादरी ने भी गद्दी पर बैठे बैठे ट्रकों को देखा और फिर जल्दी जल्दी चाय की खाली चैनकें ऊपर से उतारने लगा और सुभान बट से कहा, जल्दी करो भाई, हमारे फौजी भाई आ रहे हैं, प्यालियां लगा दो। सुभान बट ने फौरन 15-20 प्यालियां मेजों पर सजा दी।
कादरी चाय के पतीले में दूध डालकर कफगीर चलाने लगा। जूं ही एक एक करके फौजी ट्रक सामने चश्मों के हौज के आगे एक कतार में आकर खड़े हुए, कादरी ने चैनकों में गरम गरम चाय डालनी शुरू कर दी। लकड़ी की ट्रे में केक पेस्ट्री की थालियां भी सजा दी गई थीं। डोगरा फौजी ट्रकों से उतरकर एक कतार में खड़े हो गए। उनके कमांडो अफसर ने एक नजर उन्हें देखा और अपनी घड़ी पर नजर डालकर बोला, सिर्फ 20 मिनट हम यहाँ चाय पानी के लिए रुकेंगे। डोगरा फौजी चाय की दुकान की तरफ बढ़े। कुछ अंदर बैठ गए, कुछ बाहर लकड़ी के खोखों और चारपाइयों पर बैठ गए और चाय पीने लगे। इतनी देर में असद बट और गुलमीर बाल्टियां, गीले रुमाल वगैरह लेकर चश्मे के हौज पर पहुंच गए थे। उनके खतरनाक मिशन का एक्शन शुरू हो चुका था। फौजी ट्रक काफी बड़े बड़े थे। एक तरफ आदमी चला जाए तो दूसरी तरफ से दिखाई नहीं देता। असद बट और गुलमीर ट्रकों के बोनट और टायर साफ करने लगे। ट्रकों में कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक एक सिपाही हर ट्रक के आगे राइफल लिए पहरा दे रहा था। ट्रकों को तरपालों से ढांप दिया गया था। थोड़ी देर में सुभान बट भी बाल्टी लेकर वहां आ गया। तीनों कमांडो बड़े फर्माबरदार और अनजान नौकरों की तरह फौजी ट्रकों के टायर, बोनट और विंड स्क्रीनें साफ कर रहे थे। कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ये तो रोज की बात थी। फौजी ट्रक वहां आकर रुकते थे और चाय खाने के नौकर होज के पानी से ट्रकों को धो डालते, रेडिएटरों का पानी बदलते, बोनट साफ करते, शीशे चमकाते, गोया ट्रकों लारियों को फिर से ताजा दम कर देते। चाय खाने में डोगरा फौजी चाय वगैरह पीने में मशगूल थे। कादरी खुद उनके आगे चीजें रख रहा था। डोगरा कमांडिंग अफसर दुकान के बाहर एक तरफ लोहे की कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। एक हाथ में चाय से भरा हुआ कप था। उसके साथ जो कैप्टन था उसके पास ही एक खोखे पर बैठा चाय पीते हुए बातें कर रहा था। ये कुल 13 फौजी ट्रक थे। इनमें एमुनिशन और मार्टर गन्ने लदी हुई थी। तीनों कमांडोज ने लारियां धोने वालों के भेस में उनके 3 हिस्से बना लिए थे। असद बट सबसे पिछले ट्रक की तरफ से शुरू हुआ। गुलमीर दरमियान वाले ट्रक को धोने लगा और सुभान बट ने सबसे आगे के ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। उसने सबसे पहले ट्रक के बोनट को गीले कपड़े से साफ किया, फिर उसकी विंडस्क्रीन को रगड़ रगड़ कर चमकाया। ट्रक के पहलू की जानिब खड़ा डोगरा फौजी उसे देख रहा था। सुभान बट ने भी डोगरे को देखा और नौकरों की तरह सलाम करके बोला, साहब बख्शीशें ज्यादा मिलेंगी ना। डोगरे फौजी का चेहरा करख था, उसने कोई जवाब न दिया। सुभान बट खुद अहमकों की तरह हंसा और बाल्टी में गीला कपड़ा भिगो भिगो कर ट्रक के टायरों को धोना शुरू कर दिया। यही नाजुक घड़ी थी। सुभान बट ट्रक की ओट में था। उसे डोगरा फौजी नजर नहीं आ रहा था। सुभान बट काम करते हुए पुराना कश्मीरी लोकगीत गा रहा था। ट्रक में बहुत से टायर लगे हुए थे। ये काफी हैवी ट्रक थे। जूं ही सुभान बट एक टायर को धोकर दूसरे टायर के पास आया, उसने एक नजर दाएं बाएं डाली और बिजली की तेजी के साथ अपने फिरन यानी लंबे कुर्ते की जेब से पेंसिल बम निकाला और टायरों के ऊपर मडगार्ड के अंदर लगा दिया। पेंसिल बम में मैग्नेट था जो मडगार्ड से लगते ही चिपक गया। बम लगाने से पहले सुभान बट ने उसकी कैप का नन्ना सा सुर्ख नुक्ता दबा दिया था। एक ट्रक में बम लगाने के बाद वो दूसरे ट्रक की तरफ चला गया। यहाँ भी ट्रक की दूसरी तरफ यानी सड़क की जानिब डोगरा सिपाही पहरा दे रहा था। सुभान बट ने उसे सलाम किया और कश्मीरी गीत गुनगुनाता हुआ दूसरे ट्रक का बोनट साफ करने लगा। फिर शीशे को चमकाया। उसके बाद नीचे उतरकर ट्रक के टायर धोने लगा। जूं ही डोगरा सिपाही उसकी नजरों से ओझल हुआ, सुभान बट ने 2 पेंसिल बम टायरों के ऊपर मडगार्ड में चिपका दिए। दूसरी तरफ असद बट और गुलमीर भी अपने काम बड़ी एहतियात के साथ कर रहे थे। उन्होंने भी अकबी और दरमियान वाले ट्रक के मडगार्डों के अंदर पेंसिल नुमा बम चिपका दिए। किसी को उन पर जरा सा भी शक न हुआ। ये रोज का मामूल था कि लारियां और फौजी ट्रक जम्मू से आकर वहीं रुकते थे और ये मुलाजिम ट्रकों के टायरों को धोते थे। असद बट, सुभान बट और गुलमीर ने भी ट्रकों के रेडिएटरों का गर्म पानी बदल दिया था। गुलमीर और असद बट ने अपना काम खत्म कर दिया था। उनकी जेबों में जितने पेंसिल बम थे उन्होंने सब के सब अपने हिस्से के फौजी ट्रकों में लगा दिए थे। सुभान बट की जेब भी बमों से खाली हो चुकी थी। सिर्फ एक पिस्तौल उसकी जेब में था। ऐसा ही एक पिस्तौल असद बट और गुलमीर की जेबों में भी था। गुलमीर और असद बट अब गीले कपड़े को निचोड़कर ट्रकों के बोनटों को चमका रहे थे। फौजी चाय वगैरह पीकर दुकान से बाहर निकल आए थे। कोई अंगड़ाइयां ले रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई अपने साथी को आवाजें दे रहा था। कमांडो ऑफिसर भी कुर्सी छोड़कर अपने ट्रक के करीब आ गया। सुभान बट दूसरे ट्रक के बोनट को साफ कर रहा था कि उसके खुले कुर्ते में छुपा हुआ पिस्तौल यकदम झूलता हुआ बोनट से टकराया। उससे आवाज पैदा हुई। इस आवाज ने डोगरा फौजी को उसकी तरफ मुतवज्जे किया। तुम्हारी जेब में क्या है? डोगरा सुभान बट के करीब आ गया। सुभान बट ने हवास को अपने काबू में रखा। अहमकों की तरह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं। डोगरा फौजी ने उस पर राइफल तान ली। निकालो जेब में क्या है। गुलमीर और असद बट ने देख लिया था कि डोगरा सुभान बट पर राइफल ताने हुए हैं। जब डोगरा सिपाही ने आगे बढ़कर सुभान बट की जेब में हाथ डाला तो गुलमीर ने असद बट को आंख से इशारा किया। दोनों खिसकते हुए पीछे हो गए। पीछे चश्मे वाली दीवार थी जहां 3 शेगाफों में से पानी नीचे हौज में गिर रहा था। इस दीवार के साथ जंगली घास में से तंग रास्ता ऊपर को जा रहा था। असद बट और गुलमीर जानते थे कि ये रास्ता आगे किधर जाता है।
वो गीले कपड़े को निचोड़ते हुए उस तंग रास्ते पर चढ़ गए जैसे झाड़ियों पर गीले कपड़े डालने जा रहे हों। इतनी देर में आगे के ट्रकों से ऊंची ऊंची करख्त फौजी आवाजें आने लगी। हैंड्स अप, हाथ ऊपर, पिस्तौल है सर इसके पास। सुभान भट्ट की जेब से साइलेंसर लगा पिस्तौल बरामद हुआ। सुभान भट्ट को अब सिर्फ ये फिक्र थी कि कहीं फौजियों को ये इल्म न हो जाए कि उनके ट्रकों के मडगार्डों के नीचे पेंसिल बम है। सुभान भट्ट ने अदाकारी करते हुए हाथ बांध लिए और डोगरा कमांडिंग ऑफिसर के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब जी मुझे नहीं पता मेरी जेब में किसने ये पिस्तौल डाल दिया है। किसी ने मेरे साथ दुश्मनी की है साहब जी, मुझे तो पिस्तौल चलाना भी नहीं आता। इतनी देर में असद भट्ट और गुलमीर पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए उसकी चोटी पर पहुंच गए। उसने झाड़ियों की ओट से नीचे देखा। सड़क पर कादरी की दुकान से जरा आगे डोगरा फौजियों ने सुभान भट्ट को घेरे में ले लिया था। डोगरा कैप्टन उसे घूंसों और लातों से मार रहा था। उसने फौरन कादरी चाय वाले को वहां बुलवाया और पूछा कि ये कौन है। कादरी ने हाथ बांधकर कहा, साहब मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि ये कौन है और किस से बाल्टी लेकर आ गया है। मेरे नौकर लड़के तो शहर गए हुए हैं, मैं खुद आप लोगों को चाय बनाकर दे रहा था, आपने खुद देख लिया होगा। डोगरा कैप्टन ने हुक्म दिया, इसे ऊपर ट्रक पर बांध दो, श्रीनगर चलकर इससे पूछगिछ होगी। ये किसी खतरनाक गैंग का आदमी लग रहा है, ले चलो इसे। उसी वक्त सुभान भट्ट को एक ट्रक के ऊपर रस्सियों से बांध कर डाल दिया गया। उसकी टांगों और बाजुओं को आगे पीछे की जानिब ट्रक के लोहे की सलाखों से कसकर बांधा गया था। सुभान भट्ट हिल भी नहीं सकता था। डोगरा कैप्टन ने इशारा किया, ट्रक श्रीनगर की तरफ सड़क पर रेंगने लगा। पहाड़ी टीले के ऊपर झाड़ियों की ओट से अपने साथी कमांडो सुभान भट्ट की आखिरी झलक देख रहे थे। वो आगे से दूसरे फौजी ट्रक के ऊपर तरपाल की रस्सियों के साथ बंधा बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। गुलमीर ने पीछे हटते हुए कहा, उसने बम लगा दिए होंगे। खुदा का शुक्र है कि उनको बमों के बारे में शक नहीं पड़ा, वरना हमारा पूरा मिशन फेल हो जाता। असद भट्ट अपनी कलाई पर लगी घड़ी को देख रहा था। गुलमीर, मेरे हिसाब से धमाकों में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए हैं। गुलमीर ने अपने होंठ सुकेड़ते हुए तलखी से कहा, हमारे साथी की किस्मत में शहादत का दर्जा लिखा था, धमाके जरूर होंगे। सुभान भट्ट 7वीं डोगरा रेजिमेंट के 13 ट्रकों के काफिले में आगे से दूसरे ट्रक के ऊपर रस्सियों से बंधा हुआ तरपाल पर पड़ा आंखें बंद किए खुदा को याद कर रहा था। उसने अपने हिस्से की यानी अगले 4 फौजी ट्रकों के मडगार्डों में कयामत खेज धमाकों से फटने वाले इंतहाई ताकतवर पेंसिल बम लगा दिए थे। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि डोगरों को ये शक नहीं हुआ कि ट्रकों के नीचे बम लगा दिए गए हैं। वो जानता था कि थोड़ी देर बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। उसके ट्रक के नीचे एक धमाका होगा, पेंसिल बम फटेगा और उसके साथ ही ट्रक पर लदा हुआ एमुनिशन भी फटेगा और उसके जिस्म के परखचे उड़ जाएंगे। मगर उसे खुशी थी कि अल्लाह ताला ने उसे शहादत का रुतबा बख्शा है और वो इस्लाम और आज़ादी कश्मीर के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर रहा है। इससे बढ़कर उसकी और क्या खुशकिस्मती हो सकती थी। वो दिल में सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि ऐ खुदा, मेरे साथियों ने बाकी ट्रकों में बम लगा दिए हों, मेरे ट्रक के साथ दुश्मन के बाकी ट्रक भी तबाह हो जाएं। वक्त गुजरता जा रहा था। सेकंड की सुइयां हर फौजी की घड़ी में आगे को हरकत कर रही थी। तमाम ट्रकों के नीचे लगे बमों के अंदर भी एक नजर न आने वाली गरारी आगे को हरकत कर रही थी। इस घड़ी को एक खास मकाम पर पहुंचकर अपनी सुइयों की नोक से एक नन्ही सी ट्यूब में सुराख करना था, जिसके साथ ही हैबतनाक धमाके से बम को फटना था। टीले की चोटी पर झाड़ियों की ओट में असद भट्ट की कलाई पर लगी सुई भी एक एक सेकंड पीछे छोड़ती जा रही थी, एक एक सेकंड आगे बढ़ रही थी। गुलमीर की आंखें सड़क पर लगी हुई थीं। टीले पर से उसे डोगरा फौजी कैनवाय पहाड़ी बल खाती सड़क पर आगे को रेंगता अभी तक साफ नजर आ रहा था। फिर कैनवाय के ट्रक पहाड़ी का मोड़ काटते हुए उसकी नजरों से ओझल हो गए। गुलमीर ने अपने होंठ काटते हुए कहा, असद भट्ट, बम क्यों नहीं फट रहे? हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? असद भट्ट ने घड़ी पर नजरें जमा रखी थीं। काका क्या कह रहे हो? अभी तक टाइम नहीं हुआ, अभी 3 मिनट रहते हैं। गुलमीर ने झुंझलाते हुए कहा, उफ, ये 3 मिनट खत्म क्यों नहीं होते? फिर एक आह भरी और आसमान की तरफ देखा। मेरे मौला करीम, सुभान भट्ट की कुर्बानी कबूल कर लेना। सुभान भट्ट डोगरा फौजी ट्रक के ऊपर बारूद के ऊपर रस्सियों से बंधा लेटा आंखें बंद किए उस धमाके का इंतजार कर रहा था जिसकी खातिर वो अपनी जान कुर्बान कर रहा था। वो नहीं जानता था कि धमाके इस कदर कयामत खेज होंगे कि वो उसकी आवाज सुनने से पहले ही फजा में मुंतशिर होकर जाम शहादत पी चुका होगा। टिक टिक दुश्मन के ट्रक पहाड़ी सड़क पर आगे पीछे एक खास रफ्तार से चले जा रहे थे। हर ट्रक में 3-3 डोगरा फौजी सवार थे जिनकी निगाहें इधर उधर कश्मीर के दिलफरेब मनाजिर को देख रही थी। गुलमीर और असद भट्ट तेजी से टीले की मगरबी जानिब झाड़ियों की ओट में आ गए। ट्रक पहाड़ी मोड़ के पीछे से निकल रहे थे। सारे के सारे ट्रक अब सांप की तरह बल खाती सड़क पर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी एक जानिब ऊंचे पहाड़ की दीवार थी और दूसरी तरफ नीचे गहरी घाटी थी। असद भट्ट ने घड़ी पर से नजरें हटा ली और बोला, काका टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया था। पहला टाइम बम उस ट्रक के मडगार्ड का फटा जिसके ऊपर तरपाल पर कश्मीरी मुजाहिद सुभान भट्ट रस्सियों में जकड़ा पड़ा हुआ था। सुभान भट्ट की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर शहादत से पहले नूर था। मुतसव्वुर में अपने खुदा के हुजूर सरबसजदा होकर अपनी मगफिरत और आजादी कश्मीर की दुआ मांग रहा था। बम फट गया।
सुभान बट धमाके की पूरी आवाज न सुन सका। उसे एक झटका सा लगा और उसका जिस्म ट्रक का एमुनेशन फटने से नूरानी जर्रात बनकर फजा में मुंतशिर हो गया। उसके साथ ही दूसरे ट्रक में और फिर तीसरे ट्रक में धमाका हुआ। असद बट और गुलमीर टीले पर से ये सारा मंजर देख रहे थे। पहले सुभान बट वाला ट्रक फटा। गुलमीर ने आंखें बंद कर ली। असद बट ने दुआए मगफिरत के लिए हाथ ऊपर उठा लिए। सुभान बट शहीद हो चुका था। फिर 10-10 सेकंड के वक्फों के बाद पहाड़ी सड़क पर रेंगते डोगरा फौज के ट्रक फटते चले गए। इन ट्रकों में भरा हुआ एमुनिशन और मार्टर तोपों के गोले जब फटे तो आसपास की पहाड़ियों के दिल दहल गए। सड़क पर आग और बारूद के धुएं के बादलों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शोले ही शोले, स्याह धुआं ही धुआं। 13 के 13 डोगरा फौज के ट्रकों के परखचे उड़ गए थे। एक भी फौजी जिंदा नहीं बचा था। गुलमीर ने असद बट के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, असद बट, अभी कई मुजाहिदों को शहादत का मर्तबा हासिल करना है। अभी हमें भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शहीद होना है। तब हमारा वतन, हमारा प्यारा कश्मीर भारतीय जुल्म इस्तबदाद से निजात हासिल करेगा और हमारी वादियों में इस्लाम का नया रोशन और नूरानी सूरज तुलू होगा। आओ चले, हमें अभी बहुत काम करना है। दोनों कश्मीरी कमांडो टीले की दूसरी जानिब ढलान उतरकर एक छोटे से पहाड़ी नाले को पार करके बाग में दाखिल हो गए। जज्बा इस्लाम और आजादी कश्मीर के जोश में सरशार इन दलेर हुर्रियत परस्तों ने शुजात का ये बेमिसाल मार्का अपनी जान पर खेल कर अंजाम दिया। सुभान बट दुश्मन के ट्रकों के साथ शहीद हो गया था। डोगरा फौज के ये ट्रक भारी मिकदार में असलहा लेकर श्रीनगर जा रहे थे ताकि वहां मुसलमान कश्मीरियों के खून से होली खेली जाए। मगर कश्मीर के बहादुर बेटों ने अपनी जान का नजराना पेश करके इन ट्रकों को रास्ते में ही तबाह कर दिया। 7वीं डोगरा रेजिमेंट के ट्रक जले हुए स्याह टुकड़ों की शक्ल में पहाड़ी सड़क और घाटी में बिखरे हुए पड़े थे। डोगरा सिपाही और उनके कमांडिंग ऑफिसर की लाशों के टुकड़े कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।